अगर कोई आपको कहे कि औरत को पढ़ाने से उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो आदमी खुद अंधकार में जी रहा है। और अगर कोई आपको कहे कि लड़कियों को शिक्षा देना समाज के खिलाफ है, तो समझिए कि वो आदमी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हम जिस शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है ना, क्या हमने कभी सोचा है कि इसकी नींव रखने में किसने कितनी कीमत चुकाई? हम इतिहास में ऐसे लोगों को खोजते हैं जिनका जीवन किसी महाकाव्य से कम नहीं, लेकिन इस खोज में हम अक्सर उन लोगों को भुला देते हैं जिन्होंने बिना तलवार उठाए समाज की सबसे मजबूत बीड़ियों को तोड़ा। आज हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए समाज से टकराने की हिम्मत की। एक संघर्ष जो घर से शुरू हुआ। 9 साल की उम्र में शादी, 13 साल के पति ज्योतिराव फूले, वे खुद भी पढ़ाई के शुरुआती चरण में थे, लेकिन यह शादी किसी और दिशा में जाने वाली थी। जब सावित्रीबाई फूले अपने ससुराल आई, तब तक वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन उनके पति ने ठान लिया कि वो अपनी पत्नी को शिक्षित करेंगे, और वहीं से भारत में पहली महिला शिक्षा की क्रांति का बीज बोया गया। शिक्षा की लड़ाई और समाज की बर्बरता। सन 1848 में जब सावित्रीबाई ने पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला, तो क्या हुआ? जब वो स्कूल जाती थी तो लोग उन पर पत्थर, कीचड़, गोबर फेंकते थे, उन्हें गालियां दी जाती थी, कहा जाता था कि औरत का पढ़ना पाप है। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, वे अपने साथ एक और साड़ी लेकर जाती थी, ताकि अगर कोई उन पर गंदगी फेंक दे तो वे कपड़े बदलकर पढ़ा सकें। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि शिक्षा के लिए इतना विरोध भी हो सकता है? फातिमा शेख, जो इतिहास ने भुला दिया। सावित्रीबाई फूले के संघर्ष में एक और नाम जोड़ा जाना चाहिए, फातिमा शेख। जब उनके अपने घर वालों ने उन्हें निकाल दिया, तो फातिमा शेख ने अपने घर में पनाह दी और उनके साथ मिलकर शिक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाया। सोचिए, उस दौर में जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना भी गुनाह था, 2 महिलाएं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, मिलकर शिक्षा की क्रांति ला रही थी। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, समाज की जड़ता को तोड़ने की लड़ाई। उन्होंने सिर्फ स्कूल ही नहीं खोले, बल्कि विधवाओं के लिए आश्रय गृह बनाए, ताकि समाज द्वारा ठुकराई गई महिलाएं आत्महत्या न करें। अनाथालय खोले, जहां उन बच्चों को रखा जाता था जिनकी माओं को समाज ने अकेला छोड़ दिया था। जाति प्रथा के खिलाफ लड़ी, क्योंकि शिक्षा सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार नहीं था, बल्कि हर इंसान का हक था। 1897 जब सावित्रीबाई ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैली। लोग अपने बीमार परिजनों को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई फूले वहीं रुकी। वे प्लेग पीड़ितों की सेवा करती रही, उन्हें दवा देती रही, और अंततः एक संक्रमित बच्चे की सेवा करते करते वे खुद इस बीमारी की शिकार हो गई। 10 मार्च 1897 को भारत की पहली महिला शिक्षिका, पहली सामाजिक क्रांतिकारी, पहली फेमिनिस्ट योद्धा दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन उनका संघर्ष अभी भी जिंदा है। अब सवाल उठता है, हमें इससे क्या सीखने की जरूरत है? आज भी समाज की जंजीरें वैसी ही हैं, बस रूप बदल गया है। आज भी अगर कोई औरत अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो उसे बदचलन कह दिया जाता है। आज भी अगर कोई अपने मन से जीवन जीना चाहता है तो उसे संस्कृति का दुश्मन बना दिया जाता है। आज भी सच्चाई को कुचलने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि समाज की व्यवस्था ना हिले। लेकिन क्या इन सब के बावजूद हमें डर कर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर सावित्रीबाई फूले ने इतनी प्रताड़ना सहकर भी अपना रास्ता नहीं बदला, तो हमें भी अपने जीवन में सही चीज के लिए खड़ा होना आना चाहिए। एक विचारक कहते हैं, सत्य की राह पर चलने का पहला सबूत यही है कि पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाता है। तो अगली बार जब आपको कोई सही चीज करने से रोकने की कोशिश करे, तो याद रखिएगा, सावित्रीबाई फूले अकेली नहीं थी और ना आप अकेले हैं। आपके कदमों के नीचे वही मिट्टी है जिसमें किसी समय एक 9 साल की लड़की ने अपने लिए शिक्षा का अधिकार छीना था। अब ये तय आपको करना है कि आप उस मिट्टी पर चरण रखकर आगे बढ़ेंगे या बस खड़े रहकर देखते रहेंगे। और तो और मैं चाहूंगा कि आप इतना ही ना जाने, उनकी और भी कई सारी किताबें हैं, उनको पढ़ें, उनके जीवन के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करिए। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए।